तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th की इस लेटेस्ट वीडियो में। और डियर साथियों, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर जो नंबर हमारा 8 चल रहा था। कुछ दिन से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, कुछ कारण था। ठीक है, तो क्लास जो आपका 11th केमिस्ट्री है, इसमें जो चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसमें आज हम पढ़ेंगे भैया समावयवता। और ये समावयवता की भाई साहब वन शॉट वीडियो रहने वाली है। वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरा समावयवता जो है ना एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो भाई समावयवता, आज का हमारा टॉपिक क्या है? समावयवता। तो क्वेश्चन ये है सर कि समावयवता होता क्या है। देखो, इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं? आइसोमेरेज में बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरेज। अब ये समावयवता सर होता क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से अगर समझा जाए तो यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है? समावयवता। क्या लिखा हुआ बेटा? समावयवता। ये लिखा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समावयवता। बेटा ये जो समावयवता शब्द लिखा है, इस समावयवता शब्द का मतलब होता है अणु सूत्र समान। ये जो समावयवता शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? अणु सूत्र समान। मतलब समावयवता में अणु सूत्र जो है ना समान होता है। अच्छा सर, थोड़ा सा अणु सूत्र के बारे में बताएं, हमें तो अभी अच्छे से अणु सूत्र के बारे में भी नहीं पता। टेंशन मत लो भाई, अणु सूत्र भी बताएंगे। जैसे भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर C4H10, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? C4H10। तो भैया इसका अणु सूत्र ये है कि इसमें C है 4 और H इसमें कितने हैं? 10। ये इसका अणु सूत्र है। ये इसका क्या है? अणु सूत्र। तो समावयवता में क्या होता है भैया? अणु सूत्र समान होते हैं। अब उसको लिख किसी भी प्रकार से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये जो C4H10 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 C, इधर मैंने लिख दिया CH3, इधर मैंने लिख दिया CH3, इधर मैंने H लिख दिया। ऐसे भी लिख दो। देखो सभी कार्बन बैलेंस भी होंगे, कोई अनबैलेंस नहीं होगा। इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, 1 2 3 और एक है 4, सबकी 4 वैलेंसी हो रही है। इसको हमने ऐसे भी लिख दिया, इसको हमने ऐसे भी लिख दिया। इन तीनों के अणु सूत्र समान है। सर कैसे समान है, एक बार बताएंगे? हाँ देखो, इसमें C4 है, H10 है। इसमें भी देखो C4 होंगे, 1 2 3 4, H10 होंगे, 3 2 5 2 7 3 10। इसमें भी C4 है, 1 2 3 4, और H इसमें 10 होंगे, 3 3 6 3 9 और 1 10। ये अणु सूत्र में ये गिना जाता है, अणुओं की संख्या गिनी जाती है, मतलब परमाणु की संख्या गिनी जाती है। उस अणु में परमाणु की संख्या गिनी जाती है अणु सूत्र में। तो अणु सूत्र समान होता है। समावयवता का मतलब क्या होता है बेटा? अणु सूत्र समान। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, समावयवता में अणु सूत्र क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। लेकिन उसकी जो संरचना होती है और जो उसके गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखो संरचना मैंने आपको भिन्न बताई थी, और जैसी संरचना जब भिन्न होगी तो इसके गुण भी क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न, अलग अलग गुण हो जाएंगे। अब ये अलग गुण दर्शाएगा और ये अलग गुण दर्शाएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं। अणु सूत्र तो कैसे होते हैं? समान होते हैं, किंतु संरचना और गुण उसके भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहते हैं, है ना। तो मतलब ये जो दो यौगिक दिख रहा है आपको, ये अलग अलग, ये दोनों यौगिक कौन से यौगिक हैं? आपस में समावयवी यौगिक है। क्यों है? क्योंकि सर इनके अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचना अलग अलग है, इसीलिए ये जो यौगिक दिख रहे हैं ये समावयवी यौगिक है। और इस गुण को समावयवता कहते हैं। मतलब जिस गुण के कारण इसके जो अणु सूत्र हैं वो अलग अलग है, उस गुण को ही हम क्या बोलते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक है ना। तो जब आपको ऐसा देखने को मिले कि अणु सूत्र समान है लेकिन गुण और संरचनाएं उसकी अलग अलग हो रही हैं, तो कह देना वो क्या है? समावयवी यौगिक है। और इस गुण को ही हम क्या बोलते हैं? समावयवता। तो जिस गुण के कारण ये अलग अलग हैं, उस गुण को हम क्या बोल रहे हैं? समावयवता। तो ध्यान रखोगे आप भाई कि समावयवता क्या होता है। समावयवता में सर अणु सूत्र समान होते हैं, ठीक है। गुण और संरचनाएं अलग अलग होती हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। अब हम एक एक करके आपको समझाएंगे, एक एक करके अच्छे समझाएंगे, आप समझते जाना ध्यान से, अच्छे से, है ना। क्योंकि हमने इसको सारा इतना सारी कुछ पढ़ाया है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप उन सब चीजों को देखकर आए होंगे। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाके आप डायरेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उतना। ओके, चलो अब यहाँ देखें तो समावयवता का कुछ वर्गीकरण है, तो हेडिंग आप कॉपी में डाल सकते हो, समावयवता का वर्गीकरण। तो भैया समावयवता के वर्गीकरण की अगर बात करें तो समावयवता भैया, जो समावयवता है आपकी, ये समावयवता दो टाइप की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविमीय समावयवता।
वैसे हमें 11th में ज्यादा फोकस करना है संरचनात्मक समावयवता को। तो संरचनात्मक समावयवता में भी हम 4 समावयवताएं पढ़ेंगे। पहली आपकी श्रृंखला पढ़ेंगे, दूसरी हम आपकी स्थिति समावयवता पढ़ेंगे, तीसरी हम क्रियात्मक समावयवता पढ़ेंगे और चौथी हम मध्यावयवता पढ़ेंगे। और प्रकाशिक समावयवता में भी थोड़ा सा हम ज्यामिति समावयवता पढ़ेंगे और प्रकाशिक समावयवता पढ़ेंगे। तो ये समावयवता का वर्गीकरण है, समावयवता में ये हमें पढ़ना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है स्थिति समावयवता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, या श्रृंखला समावयवता क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा पूछ लेता है। कोई परेशानी इसमें नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम ये संरचनात्मक के टाइप हैं, तो ध्यान रखना संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। तो इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होगी जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होंगे। देखो समावयवता अगर शब्द आ गया मतलब अणुसूत्र समान है बस। अब इसमें संरचनात्मक है तो संरचना अलग होगी, और इसमें प्रकार त्रिविमीय समावयवता में क्या होता है, इसके गुण अलग होते हैं। क्या होते हैं अलग गुण, लेकिन अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है ना। तो संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे और संरचनात्मक में आप पहली हेडिंग डाल दोगे आप श्रृंखला समावयवता। पहली हेडिंग आप अपनी कॉपी में डालेंगे बेटा श्रृंखला समावयवता, ठीक है ना, श्रृंखला समावयवता। इसको मैं हटा दे रहा हूं और पहली हेडिंग डाल दो आप श्रृंखला समावयवता, ठीक है सर, डाल देंगे। अच्छा, अब हमारा एक क्वेश्चन है कि सर श्रृंखला समावयवता होती क्या है, एक बार थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। देखो मैं क्या अच्छे से समझाऊंगा भाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीरीज समावयवता। क्या बोल देते हैं, सीरीज समावयवता। खुद नाम से समझ में आ रहा है श्रृंखला समावयवता, खुद नाम से समझ में आ रहा है श्रृंखला समावयवता, मतलब श्रृंखला में भिन्नता होगी। हमने पढ़ी है ना श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक सीधी श्रृंखला होती है और एक शाखा युक्त होती है। सीधी और एक शाखा युक्त, आप खुद देखो यार, ये सीधी है और देखो इसमें शाखाएं बन गई, एक इधर चली गई एक इधर चली गई। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, ये पेड़ सीधा है और इसमें पेड़ में ये शाखा बना देती है, पेड़ की क्या हो गई, शाखाएं हो गई, है ना। तो श्रृंखला दो टाइप की होती है, एक सीधी और एक शाखा युक्त। एक सीधी और एक कैसी होती है, शाखा युक्त होती है, ठीक है ना। तो अब आपको श्रृंखला समावयवी नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं। जब यौगिक के अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अणुसूत्र तो समान हो गए, किंतु यौगिक की श्रृंखला में भिन्नता होती है। यौगिक की श्रृंखला में क्या होती है, भिन्नता होती है, ठीक है ना। काय में भिन्नता मिलेगी बेटा, हमें श्रृंखला में भिन्नता मिलेगी, बाकी अणुसूत्र तो क्या होगा, समान होगा। आ जाओ ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। उदाहरण है हमारा, उदाहरण C4H10 के श्रृंखला समावयवी। कौन सा समावयवी बेटा, श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला समावयवी किसकी, C4H10 की। अब देखो इसका अणुसूत्र के क्या है भैया, C4 है और H कितनी है, 10, ये अणुसूत्र है। इसके श्रृंखला समावयवी मतलब हमें श्रृंखला में भिन्नता लाना है। तो क्या पहले C4H10 को सबसे पहले ऐसे नहीं लिख सकते क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे नहीं लिख सकते। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसमें भी आपके C4 हैं और H 10 हैं और प्रत्येक सर्वेलेंस भी है। देख लो आप, इस कार्बन के चारों ओर 3 H और 1 बॉन्ड 4, 2 बॉन्ड और 2 H, 2 बॉन्ड और 2 H, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, कैसा सर, ऐसा कि भैया CH3 लिख दो, CH लिख दो, CH3 लिख दो और यहाँ CH3 लिख दो। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते ऐसा। इसमें भी तो देखो सब बैलेंस है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सब बैलेंस है सर, कोई परेशानी नहीं, ऐसा भी लिख सकते। और बताऊं उदाहरण, और देखो आप दूसरा उदाहरण देखो इधर, इसका ये उदाहरण नंबर 1 है और अब मैं इसको उदाहरण नंबर 2 से समझा रहा हूं, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 2 से समझा रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर C5H12, देखो C5H10 के बता रहा हूँ, H12 देखो ज्यादातर जो समावयवी है हम वो एल्केन के बनाते हैं। किसके बनाते हैं, एल्केन। देखो मैंने ये एल्केन लिया और एल्केन में मैंने क्या लिया, ये ब्यूटेन लिया। क्या लिया, ब्यूटेन लिया। आप काउंटिंग करो ना, दोगुने से 2 अधिक है, 4 कार्बन को ब्यूट और दोगुने से 2 अधिक है मतलब एल्केन का होगा, और एल्केन का है तो ब्यूट में एन लगेगा, है ना। ऐसे इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और दोगुने से 2 अधिक है तो एन लग जाएगा तो पेंटेन हो जाएगा, ये पेंटेन होता है, ठीक है। तो C5H12 के श्रृंखला समावयवी, कौन से, श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला समावयवी बना दो आप, क्या दिक्कत है।
सी कितने हैं, 5 हैं, तो 5 कार्बन को सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो सीधी श्रृंखला में, ठीक है। इसको कितने एच चाहिए, तो सर 3 चाहिए, इसको 2, इसको 2, इसको 2 और इसको 3, ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते पहले। और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, CH3 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 CH3। अब भी तो देखो आप बैलेंस है पूरा, C5 ही है, H 10 ही है, सॉरी 12, और C5 H 12 इसमें भी है। अणु सूत्र देखो दोनों के समान, अणु सूत्र अलग नहीं होगा, इसमें भी देखो आप C5 है, इसमें भी C5 है, 1 2 3 4 5, H 12 है, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, ऐसे ही इसमें। बस हमें इतना याद रखना है कि अणु सूत्र समान होना चाहिए। अब फिर जो समावयवता है उस हिसाब से बना दो। अब जैसे श्रृंखला है तो हम इसमें काय में केवल भिन्नता करेंगे, श्रृंखला में भिन्नता ला सकते हैं। श्रृंखला में क्या ला सकते हैं, भिन्नता। इसका जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, इसको और भी लिख सकते हो ऐसे, देखो जैसे CH3 लिख दिया, CH लिख दिया, फिर इधर CH3 लिख दिया, फिर आपने CH2 लिख दिया और फिर CH3 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी बताओ? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस कैसे भी लिखो, हमें श्रृंखला में भिन्नता लानी है। हमें किसमें भिन्नता लानी है बेटा, श्रृंखला में। इसमें भी देख लो 5 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, एक भी ज्यादा एक भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो श्रृंखला समावयवता में हमें श्रृंखला में भिन्नता दिखानी है, बस क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ जाओ। अब हमारी श्रृंखला समावयवता होती है खत्म, ठीक है। अब अगली समावयवता कौन सी है सर, तो अगली समावयवता मैंने तो भैया वर्गीकरण करा दिया, आप देखो अगली समावयवता कौन सी, अगली समावयवता कौन सी है आप अपनी कॉपी में देखो और हेडिंग डाल दो। तो अगली समावयवता कौन सी है बेटा, हमारी स्थिति समावयवता है। क्या है, स्थिति समावयवता। तो सर स्थिति समावयवता क्या कहती है, स्थिति समावयवता क्या कहती है, तो सुनो ध्यान से बेटा, यहां पर स्थिति समावयवता हमें क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल के देगी। किसकी स्थिति बदल के देगी, क्रियात्मक समूह की स्थिति। अब जानते ही हो क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड Cl है ना, सिंगल बॉन्ड Br है, सिंगल बॉन्ड I है, सिंगल बॉन्ड OH है ना, और सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्रियात्मक समूह होते हैं ना। आपने कितने सारे क्रियात्मक समूह मैंने आपको पढ़ाया, बताओ पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, वो सब सारे क्रियात्मक समूह। तो ये हमें स्थिति समावयवता क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन करके देगी, समझ लो, क्रियात्मक समूह की स्थिति। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, तो देखो पहले तो ये समझ लो कि परिभाषा इसकी क्या होती है। तो इस प्रकार की समावयवता यौगिक में कब उत्पन्न होगी, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होगी जब यौगिक के अणु सूत्र क्या हो, समान, क्योंकि अणु सूत्र तो समान हो नहीं, लेकिन या किंतु क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होगी। किसकी स्थिति में भिन्नता होगी बेटा, क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होगी। सर कैसे, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार अच्छे समझा दोगे मजा आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको अच्छे से ही समझाया जाएगा। देखो बेटा मैंने यहां पर लिख दिया बेटा C4H9Cl के स्थिति समावयवी, स्थिति समावयवी। यहां पर ही उदाहरण नंबर 1 है आपका, उदाहरण नंबर 1 है। हमारा अणु सूत्र ये है कि C इसमें 4 है, H इसमें 9 है और Cl इसमें कितना है, 1। ये इसका अणु सूत्र है। हमें स्थिति समावयवता लानी, और स्थिति समावयवता कब उत्पन्न होती है, जब क्रियात्मक समूह अलग अलग स्थितियों में जुड़ा हो। देखो इधर यहां पर C कितने हैं, 4, ये 4 मैंने C लिख दिए, एक Cl है तो Cl को अभी इससे जोड़ दो और सबको बैलेंस कर दो, CH2 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 और CH3। आप पहले काउंट करो, C 4 है क्या, 1 2 3 4, हाँ सर। H 9 है क्या, 3 2 5 2 7 और 2 9, हाँ सर। Cl 1 है क्या, हाँ है। तो अभी देखो Cl इस वाले कार्बन से जुड़ा, और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको पहला कार्बन देते हैं अपन ने IUPAC नाम में सीखा है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4। तो अभी क्रियात्मक समूह जो है ना आपका पहले कार्बन से जुड़ा है। क्रियात्मक समूह की स्थिति यह है कि इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इसको हम ऐसा ना लिखें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH और CH3, इधर भी तो जोड़ सकते हैं CH। काउंटिंग अब यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, देखो क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल गई। अभी आपका ये इस वाले कार्बन से जुड़ा था पहले से, और अब ये कौन से जुड़ गया, दूसरे से जुड़ गया, स्थिति में चेंज हो गई ना।
तो बस हमें क्रियात्मक समूह की स्थिति को बदलना है, और अगर क्रियात्मक समूह की स्थिति बदला रही है मतलब इसमें कौन सी समावयवता है, क्रियात्मक समावयवता, सॉरी स्थिति समावयवता। अगर क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल रही है मतलब उसमें कौन सी समावयवता है, स्थिति समावयवता है। और भी बता रहा हूं उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की उदाहरण दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। जैसे मेरे पास लिखा है भैया C3H8O, इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, C3H8OH, इसको थोड़ा सा अलग से स्पष्ट कर दिया मैंने। देखो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा क्रियात्मक समूह, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट भैया क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, OH, क्या है, OH, लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, कभी ऐसा लिखा हो तो आपको खुद समझना पड़ेगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें कितने कार्बन है, इसका अणु सूत्र ये है कि भैया इसमें 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, सॉरी 7, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, 7, 3 कार्बन है, 7 और 1, 8 हाइड्रोजन है और 1 O है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 और इधर क्या जोड़ दो, OH, बैलेंस कर दो, CH2 और CH3। देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 है, 8 7 और 1 8 हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 और 1 8, हाँ 7। और यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है, तो सर क्रियात्मक समूह OH है। और देखो क्रियात्मक समूह अभी इस वाले कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, ठीक है। क्या क्रियात्मक समूह की स्थिति और बदला सकते हैं, बिल्कुल बदला सकती है भैया, कैसे, देखो CH3 इधर लिख दो, CH इधर लिख दो, CH3, OH यहाँ ना जोड़ के यहाँ जोड़ दो। बताओ क्रियात्मक समूह की स्थिति बदली कि नहीं बदली, आप बोलोगे हाँ सर बदल गई। तो भाई मतलब स्थिति समावयवता में हमें क्रियात्मक समूह की स्थिति बदलना है, कभी यहाँ जोड़ना है, कभी यहाँ जोड़ना है, कभी यहाँ, मतलब ऐसे नहीं करना है कि एक ही जगह। देखो इसमें भी और बदल सकते हैं, हम यहाँ जोड़ सकते हैं, तो अलग अलग स्थितियों में जोड़ना है अपन। क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है वो बदलते जाना। और कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, देखो और बनाओ, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया C5H11 और लिख दिया मैंने Cl, इसके बनाना है। तो C कितने हैं भैया, 5 हैं, तो CH3 CH2 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 Cl, ऐसा लिख दो। देखो अभी हमने इसको जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH और CH3, ऐसा भी Cn लिख सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे आपको क्रियात्मक समूह की स्थिति में बदलाव लाना है। और जब आपको क्रियात्मक समूह की स्थिति में बदलाव दिखे मतलब कह देना कि इसमें कौन सी समावयवता है, क्रियात्मक समावयवता, सॉरी स्थिति समावयवता है। मुझे उम्मीद है कि बेटा इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ओके, अब अगली समावयवता कौन सी है भाई, तो अगली जो हमारी इसकी समावयवता है वो कौन सी है भैया, क्रियात्मक समावयवता। अब क्रियात्मक समावयवता क्या है सर, क्या है क्रियात्मक समावयवता, सर हमें ये तो बात समझ में थोड़ी अच्छे से नहीं आई, क्या है, तो देखो इधर ध्यान से समझो, यहाँ पर कोई परेशानी कोई दिक्कत तो होगी नहीं, समझ में जाएगा। अब यहाँ नाम लिखा है क्रियात्मक समावयवता। बेटा इस प्रकार की जो समावयवता है वो तब उत्पन्न होगी जब अणु सूत्र तो समान होगा लेकिन क्रियात्मक समूह बदल जाएगा। क्या लिखा है, क्रियात्मक समूह बदल जाएगा, मतलब यहाँ क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा, क्रियात्मक समूह की स्थिति नहीं बदलेगी, यहाँ पूरा का पूरा क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा। अच्छा सर, ऐसा कैसा, देखते ध्यान समझो, उदाहरण समझो। यहाँ पर उदाहरण जैसे मेरे पास लिखा है भैया C2H6O, मेरे पास C2H6O लिखा है, ठीक है, कि मैं क्रियात्मक समावयवी बना रहा हूं, कि क्रियात्मक समावयवी। देखो इसका क्रियात्मक समावयवी पहला ये है, क्या मैं इसको CH3O और CH3 नहीं लिख सकता, अब बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो आपका O दिख रहा है
O, जिसको हम ईथर बोलते हैं, ये है इसमें क्रियात्मक समूह। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, इसमें बहुत बढ़िया, ये इसका क्रियात्मक समूह है। और देखो अणु सूत्र मिला लो, C2 है, हाँ सर 2 है, H6 है, हाँ सर 3 और 3 6, O1 है, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इस क्रियात्मक समूह कौन सा है बेटा? ईथर है। कौन सा है? ईथर। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? देखो वो तो आपके सोचने के और आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? कैसा सर? तो भैया और एस से संबंधित और क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो सर और एस से संबंधित एक क्रियात्मक समूह OH भी होता है सर। क्या इसमें OH आ सकता है? सर लिख के देखेंगे। तो क्या बेटा इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते CH3 CH2OH OH? हाँ सर लिख सकते हैं। तो भैया इसमें क्रियात्मक समूह कौन आ गया? OH आ गया। और OH क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। बोलो क्रियात्मक समूह बदला कि नहीं बदला? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बदल गया। इसमें क्रियात्मक समूह ईथर था ऊपर वाले में, और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल है। बदल गया। क्या अणु सूत्र बदला? देखो आप, C कितने हैं? 2, तो C 2 ही है। H कितने हैं? 6, तो 3 और 2 5 6 ही है। O कितना है? 1, तो ये O1। अणु सूत्र नहीं बदला, लेकिन क्रियात्मक समूह बदल गया। तो क्रियात्मक समूह जब पूरा का पूरा ही बदल रहा है, तो इसमें समावयवता कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? क्रियात्मक आएगी। आया समझ में? और अच्छा और कौन से लिख सकते हैं? तो भैया और लिख सकते हैं, देखो इधर दूसरा एग्जांपल देंगे। जैसे हमने लिख दिया C3H6O के क्रियात्मक समावयवी। कौन समावयवी? क्रियात्मक समावयवी। क्रियात्मक समावयवी। देखो इधर समझो ध्यान से। देखो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 CO CH3? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। C3 है 1 2 3 और H6 है तो 3 और 3 6 और O1 है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपका जो क्रियात्मक समूह CO है, और CO क्या होता है सर? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। देखो यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि ईथर का समावयवी कौन होता है? एल्कोहल। एक बात ध्यान रखना, ईथर का समावयवी कौन होता है? एल्कोहल। ये अपने माइंड में छाप लेना। ईथर को एल्कोहल जैसा लिख सकते हैं, एल्कोहल को ईथर जैसा लिख सकते हैं। ये आपस में समावयवता दर्शाते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। कोई सा भी ईथर ऐसा लिखा जा सकता है, कोई सा भी एल्कोहल ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन इस सभी चीजों का नॉलेज कब मिलेगा? जब आगे की वीडियोस आप पढ़ के आए होगे, आगे की वीडियोस आप देख कर आए होगे, समझ के आए होगे, तब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब यहाँ पर इसको ऐसा लिख दिया, इसमें कुछ समूह कौन सा आ गया? कीटोन आ गया। अब क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? कैसा सर? CH3 CH2 CHO ऐसा। हाँ सर ये भी तो आपका समूह है, और ये कौन सा समूह है? तो आप बोलोगे सर ये एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड ही है ये, एल्डिहाइड ही है। और देखो इसमें कार्बन भी 3 है, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 है, 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1 है तो 1 है। बिल्कुल, तो ध्यान रखना कीटोन का समावयवी कौन होता है? एल्डिहाइड। ईथर का कौन? एल्कोहल। कीटोन का कौन? एल्डिहाइड। ये आपको कितने अच्छे से यार बात यादें हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि कितने अच्छे से आपको ये चीजें समझ में भी आ गई है ना। तो भैया क्रियात्मक समावयवता में क्रियात्मक समूह पूरा का पूरा बदल जाएगा। हमने कितनी समावयवताएं पढ़ी? अभी 3। पहली कौन सी पढ़ी? श्रृंखला। श्रृंखला में कौन होता है? श्रृंखला गड़बड़ हो जाती है, कभी सीधी होती है, कभी श्रृंखला वाली हो जाती है। स्थिति में क्या होता है? क्रियात्मक समूह की स्थिति बदलती है। और क्रियात्मक में क्या होता है? पूरा क्रियात्मक समूह ही बदल जाता है भैया, पूरा क्रियात्मक समूह ही बदल जाता है। ठीक है, 3 समावयवताएं हो गई। अब हमारी चौथी समावयवता कौन सी है? तो भैया चौथी समावयवता है हमारी मध्यावयवता। कौन सी है? मध्यावयवता। मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होता है? तो ध्यान से सुनो भाई। देखो पहले तो इसकी थ्योरी थोड़ा देख लो, आपके माइंड में थोड़ा सा जम जाए कि भाई इसमें होना क्या है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार की समावयवता यौगिक में कब उत्पन्न होती है? जब यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं। ठीक है सर, लेकिन एल्किल समूह बदल जाता है। देखो एल्किल समूह में भी देखो 10 आते हैं। एल्किल में भी कितने होते हैं? 10 होती हैं। जैसे एक मेथिल होता है, फिर आपका एथिल होता है, हाँ सर, प्रोपिल होता है ना, प्रोपिल होता है ना, C3H7 है ना, फिर ब्यूटेन होता है। ऐसे 10 होते हैं। तो भैया इसमें एल्किल समूह बदलता है, कभी मेथिल होगा, कभी एथिल होगा, कभी प्रोपिल होगा, कभी ब्यूटेल होगा, ऐसे एल्किल समूह बदल जाएगा, लेकिन अणु सूत्र नहीं बदलेगा।
तो इस प्रकार की समावयवता यौगिक में कब उत्पन्न होती है? जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु एल्किल समूह बदल जाता है। सर कैसे, एक बार समझाओगे उदाहरण से? हाँ यार, हम तो समझाने ही बैठे हैं, हम क्यों नहीं समझाएंगे। इधर देखो, इधर देखो, उदाहरण नंबर 1, C4H10O के मध्यावयवी मध्यावयवता है। तो मध्यावयवी देखो, यहाँ कौन सा समूह बदलता है? एल्किल समूह बदलता है। देखो इधर, क्या C4H10O को हम ऐसा नहीं लिख सकते सर? कैसा सर? C2H5O C2H5, ऐसा नहीं लिख सकते? हाँ सर, ये पूरा बैलेंस है, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एल्किल समूह कौन सा है सर? एथिल है, एथिल है, और ईथर के साथ जुड़े। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैंने बोला बेटा क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते? CH3O और C3H7। अब बोलोगे सर क्यों नहीं लिख सकते? ये आपका मेथिल है और ये आपका प्रोपिल है, दोनों ईथर से जुड़ गए। और एल्किल में एक बॉन्ड होता है, तो ये देखो, इसमें भी एक बॉन्ड होता है, इसमें भी एक बॉन्ड, इसमें भी एक बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड ये रख रहा है, एक बॉन्ड ये रख रहा है, ये भी एक रख रहा है, ये भी एक रख रहा है, सब बैलेंस है सर, कोई अनबैलेंस नहीं, सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो कौन सा समूह आ गया? यहाँ पर कौन सा आ गया? एथिल आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? मेथिल और प्रोपिल आ गया कि नहीं? तो मध्यावयवी है, तो मध्यावयवी में एल्किल समूह बदलता है। कौन सा समूह बदलता है बेटा? एल्किल समूह बदलता है। अच्छा, इसके और भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं बेटा, और भी लिख सकते हैं। कैसे सर? तो मैंने आपसे बोला कि एक काम करो, आप C5 लिखो, ठीक है, और H12 लिखो और O लिखो, और इसके मध्यावयवी लिख के बताओ। दूसरा उदाहरण ये है हमारे पास, ये वाला। हाँ सर, लिख देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं लिख पाएंगे क्या? लिख देंगे। हाँ कैसे? तो देखो, आपको ऐसे लिख सकते हो इसको, C2, देखो ऐसा लिख सकते हो, C2H5O और C3H7, ऐसे लिख सकते हो। सर इसमें एथिल और प्रोपिल आ गया। हाँ सही बात है, आ गया। अच्छा सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसे बेटा, आप बताओ हमें। तो देखो, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, C4H9O और CH3, ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो 4 और 1 5, 9 और 3 12 और 1 को, इसमें भी 2 और 3 5 और 7 5 12, ये हो गया। ये भी सर मेथिल आ गया, और यहाँ सर ब्यूटिल आ गया। क्या आ गया? ब्यूटिल आ गया। देखो बदल गए ना एल्किल समूह, एल्किल समूह बदल गए ना। तो बस एल्किल समूह अगर बदल जाए, लेकिन आपको इसको पढ़ने से पहले बेटा ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या एल्किल होता है, क्या प्रोपिल होता है, क्या, ये चीजें आपको अगर पता नहीं होंगी तो दिक्कत होगी। तो ये बातें आपको पहले से पता अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर कभी एल्किल समूह बदल रहा है, एल्किल समूह क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो समावयवता कौन सी आएगी? समावयवता आएगी आपकी कौन सी? मध्यावयवता। तो भैया संरचनात्मक समावयवता को अपन कर चुके हैं फिनिश। समावयवता संरचनात्मक जो थी ना, उसको अपन फिनिश कर चुके हैं, और अब हमें थोड़ा सा त्रिविमीय समावयवता के बारे में और पढ़ना है, तो उसको और पढ़ लेते हैं। अब ध्यान सुनो, अब ज्यामितीय समावयवता पर आ गए हैं हम। त्रिविमीय समावयवता में तो हमें पढ़ना है पहले भैया ज्यामितीय समावयवता। तो देखो ये त्रिविमीय समावयवता है, और त्रिविमीय समावयवता का ये पहला हम पढ़ रहे हैं ज्यामितीय समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता सर होती क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान से पहले समझो, इसके बाद बताऊंगा मैं क्या होती है। देखो, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होती है। ये कोई नई बात नहीं है, अणु सूत्र तो समान होंगे ही होंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। परंतु द्विबंध मतलब ये डबल बॉन्ड, या त्रिबंध का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। द्विबंध या त्रिबंध के जो परितः जो परमाणु, मतलब परितः मतलब उसके चारों ओर जो परमाणु है, परमाणु की त्रिविमीय व्यवस्था जो है ना, वो भिन्न भिन्न होती है। त्रिविमीय मतलब जो द्विबंध या त्रिबंध के चारों ओर जो परमाणु लगे हैं, वो अलग अलग प्रकार से लगे होंगे। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, टेंशन मत लो। इधर देखो, इधर जैसे उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा C4H8 के त्रिविमीय समावयवी, त्रिविमीय समावयवी किसके? C4H8। और एक और बात ध्यान सुनो, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भैया C2H6 में ये समावयवता है,
C2H6 में ये समावयवता है। तो देखो आपका आंसर कैसे पता चलेगा, देखो बेटा ये जो समावयवता है उसी में होगी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर होगा उसमें ये समावयवता होगी। ज्यामिति अब जैसे हमने बोला कि बताओ इसमें ये समावयवता है, तो आप बोलोगे सर ये तो एथेन होता है। क्या होता है? एथेन। और सर एथेन मतलब एल्केन वाला, और एल्केन में तो सर सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड इसमें होता ही नहीं है, मतलब ये जो समावयवता है इसमें नहीं होगी। तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में ये वाली समावयवता नहीं होती, केवल डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में होती है। और डबल बॉन्ड वाले भी ऐसे यौगिकों में होगी जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो। एक कार्बन अकेले में ये समावयवता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अकेला एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। और डबल बॉन्ड देखो पहली बात तो ये है कि डबल बॉन्ड वाले यौगिक जो है ना वो 2 कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं, एक कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट ही नहीं होता। अब देखो डबल बॉन्ड क्या होता है? एल्कीन होता है। डबल बॉन्ड में क्या आता है? एल्कीन। क्या एक एल्कीन एक कार्बन वाला यौगिक बनाता है? नहीं बनाता, ना तो ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाता, तो ये बात ही नहीं है। तो ध्यान रखना, तो एक काम मैंने बता दिया है फिर भी कि एक कार्बन में ये समावयवता नहीं होगी, कम से कम 2 कार्बन इसमें होने जरूरी है। ओके, क्या इसके अंदर होगी ये समावयवता? हाँ, तो सर अपन देख लेंगे। कैसे देखेंगे? इधर देखो ध्यान से, C4H10 है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने लिख दिया CH3, इधर मैंने लिख दिया CH3, और इधर मैंने लिख दिया H, और इधर मैंने लिख दिया H। आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है ना सर, ये तो बन सकती है। बन सकी सर। इसमें डबल बॉन्ड भी है और सर दोनों तरफ ये अलग अलग प्रकार के परमाणु मुझे सर कोई दिक्कत नहीं, बन सकती है। हाँ, लेकिन देखो परितः परमाणु की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। देखो अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भैया ज्यामितीय समावयवता के 2 रूप होते हैं। सर कैसे? देखो अभी आप यहाँ देखो, यहाँ CH3 जुड़ा है और यहाँ क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। क्या जुड़ा है? H। यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3 जुड़ा है कि नहीं? तो मेरे भाई जब ऐसा हो कि अलग अलग देखो आमने सामने अलग अलग प्रकार के यौगिक जुड़े हों, आमने सामने अलग अलग प्रकार के यौगिक जुड़े हों, तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समपक्ष रूप, या फिर यूं समझ लो। देखो ऊपर ऊपर देखो क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, और नीचे नीचे क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। ऊपर CH3 नीचे H, ऊपर CH3 नीचे H। तो जब ऐसा कुछ हो कि एक ही तरफ अलग टाइप के यौगिक और दूसरी तरफ अलग टाइप के यौगिक हों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समपक्ष रूप बोलते हैं। कौन सा रूप बोलते हैं भैया? समपक्ष रूप बोलते हैं, है ना। या फिर इसको हम शिश रूप बोलते हैं। कौन सा रूप बोलते हैं? शिश रूप बोलते हैं। तो समपक्ष रूप या कौन सा रूप बोलते हैं? शिश रूप बोलते हैं। और इसीलिए देखो इसका नाम क्या है? ब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन है। इसीलिए इसको हम सिस ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? सिस ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। सिस ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस रूप है, समपक्ष रूप है। समपक्ष रूप मतलब एक तरफ एक जैसे लोग जुड़े हैं, ठीक है। और सर इसका और भी रूप है। हाँ, और भी रूप है। देखो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं भैया? CH3 लिख दूं। क्या लिख दूं? CH3 लिख दूं। और यहाँ पर मैं लिख दूं H, और इस यहाँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? H, और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? CH3। अब देखो एक तरफ यहाँ एक ऊपर ऊपर देखो, ऊपर कौन कौन है? ऊपर देखो CH3 और H है। यहाँ पर देखो ऊपर एक जैसे थे और नीचे एक जैसे थे, और यहाँ देखो ऊपर अलग अलग आ गए, एक CH3 एक H, और नीचे भी अलग अलग, एक H एक CH3 अलग अलग आ गए। तो जब ऐसा अलग अलग आए तो उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांस रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस रूप बोलते हैं। या इसको हम बोल देते हैं भैया विषम पक्ष, विषम पक्ष, विषम पक्ष रूप बोलते हैं। और इसीलिए इसका नाम क्या है? इसीलिए इसका नाम है ट्रांसब्यूटीन। इसलिए इसका नाम क्या हो गया बेटा? ट्रांसब्यूटीन हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें अंतर रहेगा, मतलब इसके 2 रूप बनते हैं, एक ट्रांस रूप और एक कौन सा रूप बनता है? शिश रूप बनता है। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु द्विबंध या त्रिबंध के परितः परमाणु की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो देखो द्विबंध या जो त्रिबंध, देखो अभी इसे द्विबंध समझा रहा हूँ, त्रिबंध भी हो सकता है। तो द्विबंध के परितः परमाणु की जो व्यवस्था भिन्न भिन्न है, कभी क्या शिश रूप में है और कभी कौन से रूप में? ट्रांस रूप में है। मतलब कभी समपक्ष में है, कभी विषम पक्ष में। समपक्ष मतलब एक तरफ एक ही प्रकार के, तो समपक्ष, और एक तरफ अलग अलग टाइप के हैं तो ये विषम पक्ष
मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो रूप बन सकते हैं, एक ट्रांस रूप बन सकता है और एक सिस रूप बन सकता है। बस शर्त तो याद रखना कि ये जो समावयवता जब ही आएगी जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कोई कहने लगे कि एथेन में समावयवता, ये प्रोपेन में ये समावयवता होगी, तो आप कह देना नहीं होगी, है ना, क्योंकि एन वाले सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में ये समावयवता नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो ये समावयवता मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब एक और बची है, देखो ये तो ज्यामिति हो गई, अब हमारी कौन सी है, प्रकाशिक। ठीक है, तो बेटा हमारी लास्ट समावयवता कौन सी बची है, प्रकाशिक समावयवता। कौन समावयवता, प्रकाशिक। अब नाम से ही समझ में आ रहा है प्रकाशिक, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रकाशिक, मतलब प्रकाश के प्रति केवल इसका व्यवहार अलग है, बाकी अणुसूत्र तो समान है। ठीक है सर, तो देखो इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अणुसूत्र समान होते हैं, किंतु प्रकाश के प्रति व्यवहार, यौगिक का व्यवहार जो है ना अलग अलग होता है। अब प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग कैसा, तो देखो प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग ऐसा कि ये कभी प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है और कभी प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर ध्यान समझो, मान के चलो मेरे पास ये एक पात्र है और इसमें मैंने एक पदार्थ भर दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक पदार्थ भर दिया। ठीक है ना, भर दिया, इसमें एक पदार्थ भर दिया। अब मैं इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश गिराऊंगा। समतल ध्रुवित प्रकाश जानते हो क्या होता है, सर नहीं जानते। तो समतल दर्पण जानते हो, जिसमें हम शीशे से मुंह देखते हैं, वो समतल दर्पण है। तो क्या करना है भैया, जो सूर्य है, जो सूर्य भगवान है, उसके प्रकाश को पहले हमें काय पे गिराना है, शीशा पे गिराना है। किस पर गिराना है, जो आपका शीशा है कांच का, उस पर गिराना है। तो जैसे ये सूर्य भगवान का प्रकाश इस पर गिरेगा तो ये सूर्य का प्रकाश होगा, और फिर इस समतल दर्पण से परावर्तित होकर जो प्रकाश हमें प्राप्त होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है, पहले सूर्य भगवान के प्रकाश को शीशा पर या किसी भी स्रोत के प्रकाश को पहले शीशा पे गिराना है, और शीशा से जो परावर्तित प्रकाश है उसको हमें गिराना है इस पर, तो समतल ध्रुवित प्रकाश वो होगा। तो शीशा से परावर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, तो मान के चलो ये हमारे पात्र है, और इस पात्र में मैंने भर दिया लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड भर दिया, लैक्टिक एसिड भर दिया, जो दूध में होता है। किसमें होता है भैया, दूध में, लैक्टिक अम्ल भर दिया। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा अब मैं यदि इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश को गिराऊंगा तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है, समतल ध्रुवित प्रकाश जो है ना, उसमें ये जो आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का कभी तो ये वाला, केवल ये जो आधा दिख रहा है, ये वाला भाग आधा हो गया, कभी ये इस तरफ का देखेगा भाग और ये कभी कभी इस तरफ का देखेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में पूरा भाग दिख जाए, पूरा ये दिख जाए और पूरा ये दिख जाए, नहीं, कभी तो ये इस तरफ का भाग देखेगा और कभी ये इस तरफ का भाग देखेगा, कभी ये वाला भाग दिख जाएगा, कभी ये वाला भाग दिख जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो ये कारण है कि इसमें प्रकाशिक समावयवता है, इसीलिए ऐसा इसमें हो रहा है। तो प्रकाश के प्रति अगर व्यवहार अलग हो रहा है तो वो प्रकाशिक समावयवता आएगी, कभी दायां भाग दिखाएगा, कभी बायां, पूरा एक बार में कुछ नहीं दिख जाए, है ना। जैसे मान के चलो अगर मैं प्रकाशिक समावयवता दर्शाता ना, तो कभी आप अगर मुझे लाइट से देखते ना तो केवल या तो इस तरफ वाला भाग बीच में से, या तो इस तरफ वाला भाग दिखता या इस तरफ वाला भाग दिखता, अगर मैं प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न करता तो। ये लोग करते हैं इसलिए ये कभी आधा भाग इस तरफ का दिखाते हैं, कभी इस तरफ का दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इसका उदाहरण है भैया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो लैक्टिक अम्ल होता है, इसमें प्रकाशिक समावयवता होती है। लैक्टिक एसिड का वैसे बेसिकली फॉर्मूला देखा जाए तो C3 होते हैं, H6 होते हैं और O3 होते हैं। और अगर इसको लिखने की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लिखा जाता है, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक हाइड्रोक्सी समूह होता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह होता है। ऐसे ही अगर हम टार्ट्रिक एसिड को देखा जाए, टार्ट्रिक एसिड खट्टा होता है जो इमली में से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, इमली से। और लैक्टिक एसिड कहां से प्राप्त होता है, दूध से। तो इसमें भैया दो C OH होती है, देखो एक इधर और एक इधर, और दो OH होती है, एक इधर और एक इधर, ऐसे दो OH और दो C OH। ठीक है ना, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। अब प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है इसीलिए बेटा इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कहां की ओर घुमाता है, बाईं ओर घुमाता है, कहां की ओर, सॉरी दाईं ओर घुमाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश को कभी कहां की ओर घुमाता है, मार्कर चेंज करता हूं, है ना, कभी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बेटा दाईं ओर घुमाएगा, मतलब ये कभी तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को ऐसा मोड़ देगा, ऐसा दाईं तरफ, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा। तो जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है तो इसको D या प्लस फॉर्म बोलते हैं,
डी या प्लस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, डी या प्लस रूप बोलेंगे, ध्यान रखना आप भी। जब ये कोई भी समतल ध्रुवित प्रकाश को जब दाईं ओर घुमाता है तो उसको डी या प्लस फॉर्म या डी या प्लस रूप बोलते हैं। और कभी ये समतल जो लैक्टिक एसिड है, कभी देखो बाईं ओर घुमा दिया, सॉरी दाईं ओर घुमा दिया, है ना, और कभी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को भैया बाईं ओर घुमाता है। तो जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा तो इसको हम बोलेंगे एल या माइनस रूप बोलेंगे, एल या माइनस रूप बोलेंगे। वो रूप या फॉर्म बोल दो, कोई बात नहीं है, वो तो एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं है। तो कभी ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा, ये दाईं ओर घुमा रहा है, ठीक है, और ये बाईं ओर घुमा रहा है, ये बाईं ओर घुमा रहा है, ठीक है ना। तो बाईं ओर घुमाएगा तो इसको माइनस एल या माइनस बोलेंगे, और दाईं ओर घुमाएगा तो डी या प्लस बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, इसी प्रकार टार्ट्रिक एसिड में भी ये गुण होता है बेटा, ये कभी तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कहां की ओर घुमा देगा, बाईं ओर। तो देखो यहाँ दो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो देखो अगर ये देखो कुछ ये नीचे वाला अगर दाईं ओर घूम रहा है तो ये वाला आपका कौन सा ओर घूम जाएगा, बाईं ओर घूम जाएगा। ऐसे ही इधर अगर ये आपका बाईं ओर घूम रहा है तो ये आपका दाईं ओर घूम जाएगा, ऐसा। तो ध्यान रखना इस बात को, इसमें हमें दोनों रूप मिल रहा है। देखो ऊपर वाला आपका दाईं ओर घूम रहा है तो इसको डी या प्लस रूप बोल सकते हैं, डी या प्लस रूप बोल सकते हैं, और नीचे वाला क्या घूम रहा है, बाईं ओर घूम रहा है तो इसको एल या माइनस रूप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये आपका बाईं ओर घूम रहा है तो इसको एल या माइनस रूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो एक बार जरूर से यार वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे भाई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।